हेलो बच्चों, आज हम प्रोटिस्टा किंगडम का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्लाइम मोल्ड्स, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। स्लाइम मोल्ड्स देखिए, इनको हम फंजाई लाइक प्रोटिस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो सैप्रोफाइटिक है, मतलब ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। आपकी एनसीईआरटी में जो स्लाइम मोल्ड्स डिस्कस कर रखे हैं, दीज आर प्लाज्मोडियल मोल्ड्स, जो कि प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन करते हैं और इन्हीं को हम ए सेल्यूलर माउल्ड्स भी बोलते हैं। ए सेल्यूलर माउल्ड्स भी आप इनको बोलेंगे। इनका लाइफ साइकिल के बारे में आपकी एनसीईआरटी में डिस्कस कर रखा है, उसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। जितना भी यूजफुल है वो मैं आपको बता देती हूँ। स्लाइम मोल्ड्स की बॉडी की डोमिनेंट स्टेज जो होती है लाइफ साइकिल की, दैट इज डिप्लॉयड। इनकी डोमिनेंट स्टेज डिप्लॉयड होगी 2N। जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है और फूड एंड वाटर की और न्यूट्रिशन की पूरी अवेलेबिलिटी है, तो स्लाइम मोल्ड्स के सेल्स के अंदर बहुत तेजी से रैपिडली न्यूक्लियर डिवीजन होगा और प्लाज्मोडी जो इनका अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्मिक मास, दैट विल इंक्रीज एंड इंक्रीज इन साइज, ड्यू टू विच ये जो बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म दिखाई देगा आपको। इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। जब तक फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, ये प्लाज्मोडियम रैपिडली ग्रो करता जाएगा, साइज में बढ़ता जाएगा। इसके अंदर न्यूक्लियस का नंबर इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि फ्रीली इसके न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं विदाउट सेल्यूलर डिवीजन, एंड अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जब यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तब तक फेवरेबल कंडीशन आएंगे, आप ये समझिए तब तक ऐसे ही प्लाज्मोडियल माउल्ड जो है प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन करता रहेगा। जहां अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो वहां ये फ्रूटिंग बॉडी की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। फ्रूटिंग बॉडी दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया, जिसके अंदर ये स्पोर्स की फॉर्मेशन करता है। एक प्लाज्मोडियम एक से ज्यादा फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, मोर देन वन फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। फ्रूटिंग बॉडी का अगर जो हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक स्टॉक होगी एंड एक पाउच होगा। पाउच के अंदर इसके जो न्यूक्लियस होंगे वो माइग्रेट करते हैं। यहाँ जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये पाउच के अंदर स्टॉक की मदद से माइग्रेट करेंगे और ये न्यूक्लियस यहाँ पे मियोटिक डिवीजन करेंगे, यानी कि एक न्यूक्लियस जो डिप्लॉयड है वो मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करेगा। द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। यहाँ सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे डबल सेल वॉल डेवलप होती है सेल्यूलोज की, और ये काफी ज्यादा इसको एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है। मतलब ये अनफेवरेबल कंडीशन को काफी ईयर्स तक भी टॉलरेट कर सकता है। जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है तब तक ये स्पोर्स की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्पोर जो स्पोरेंजिया पाउच है इसकी मदद से खुल जाए। अच्छा, स्पोरेंजिया पाउच जनरली तब खुलते हैं जब फेवरेबल कंडीशन आती है। जहां ये फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये स्पोरेंजिया पाउच खुलेंगे और इसके अंदर से स्पोर्स रिलीज होंगे। ये स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन में आने के बाद इसके ऊपर की जो सेल वॉल है वो हट जाएगी, सेल वॉल रिमूव होगी और ये डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स की फॉर्मेशन करता है। ईदर दे आर बाइफ्लैजिलेटेड गैमीट्स और दे आर अमीबा लाइक गैमीट्स। कैसे भी टाइप के गैमीट्स हो, इसमें हमेशा आइसोगेमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब सिमिलर टाइप के गैमीट्स आपस में फर्टिलाइज करेंगे और गैमीट्स के फर्टिलाइजेशन के बाद एक डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है ये फर्दर फिर फेवरेबल कंडीशन की प्रेजेंस में इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, along with the increase in amount of protoplasm, that is the diploid zygote will further form प्लाज्मोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशन। मैंने आपको बता दिया है इसमें क्या हो रहा है। जो डिप्लॉयड जाइगोट है या डिप्लॉयड जो सेल है ये फेवरेबल कंडीशन में मियोटिक न्यूक्लियर डिवीजन कर रहा है, माइटोटिक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन परफॉर्म कर रहा है, along with the increase in amount of protoplasm, और इसी को हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। यहाँ पे ये प्लाज्मोडियम तब तक ग्रो करता रहेगा जब तक इसको फेवरेबल कंडीशन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड है। प्लाज्मोडियम की ग्रोथ के साथ साथ जो न्यूक्लियस हैं वो भी डिवाइड करते रहेंगे और ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता जाता है सराउंडिंग मीडियम से। जहां अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी वहां पे प्लाज्मोडियम इंक्रीज करना बंद करेगा और ये फ्रूटिंग बॉडी की फॉर्मेशन करेगा। फ्रूटिंग बॉडी मतलब स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन करना शुरू करेगा। स्पोरेंजियम की अगर जो हम स्ट्रक्चर देखें तो स्पोरेंजियम में एक स्टॉक होगा, स्टॉक एंड ऊपर एक पाउच होगा, स्पोरेंजिया पाउच जिसको हम बोल रहे हैं। इस पाउच के अंदर ये न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाते हैं और यहाँ पे मियोसिस करेंगे। मियोसिस करने के बाद ये हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन करेगा
Every haploid spore is surrounded by small amount of protoplasm, plasma membrane and cell wall, double layered cell wall that is made up of cellulose. यानी कि इसके जो स्पोर्स होते हैं वो हमेशा होंगे हैप्लॉइड, ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए, एंड दे आर सराउंडेड बाय सेल्यूलोजिक सेल वॉल, डबल लेयर्ड सेल्यूलोजिक सेल वॉल. ये स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन आने पे जर्मिनेट करेंगे और इनके अंदर से दो टाइप के सेल्स अराइज हो सकते हैं. Either they give rise to the amoeba-like cells or they give rise to the biflagellated gametes. Whatever be the type of gametes, isogamous type of fertilization occurs. Means the fertilization of similar type of gametes occur. आइसोगैमस में आप देखेंगे अगर जो बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स हैं तो वो बाइफ्लैजिलेटेड गैमीट्स ही आपस में फर्टिलाइज होंगे दोनों के दोनों, और अगर जो ये अमीबा लाइक सेल हैं तो ये अमीबा लाइक सेल ही आपस में फर्टिलाइज होंगे. फर्टिलाइजेशन होने के बाद डिप्लॉइड जाइगोट एंड दिस साइकिल विल बी रिपीटेड अगेन. दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड्स. ये आपके एनसीईआरटी में डिस्कस कर रखा है, हालांकि एनसीईआरटी में इसको डायग्रामेटिकली नहीं बनाया तो मैंने आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया है ताकि आपको इजीली ये याद रहे. अगर जो हम इसके स्लाइम मोल्ड के एग्जांपल पढ़े तो इसमें कुछ एग्जांपल आपको याद रखने हैं. फ्यूलिगो, फाइजेरम, ये दो एग्जांपल आप इसके याद कर लेना. एक ट्यूबिफेरा करके भी एक एग्जांपल होता है. एक और टाइप ऑफ स्लाइम मोल्ड्स होते हैं जो सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स होते हैं. उसमें एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, याद कर सकते हैं तो कर लेना. वैसे आपकी एनसीईआरटी में ये वाला स्लाइम मोल्ड ही डिस्कस किया तो आप ये दो वाले एग्जांपल याद कर लें तो सफिशियंट है. क्या एक्स्ट्रा कुछ बच्चे एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं तो उनके लिए मैं एक और एग्जांपल बता देती हूँ. डिक्टायोस्टीलियम, डिक्टियोस्टीलियम, डिस्कोइडियम. दिस इज अनदर टाइप ऑफ स्लाइम मोल्ड दैट इज सेल्यूलर माउल्ड. ये सेल्यूलर माउल्ड का एग्जांपल है, ये प्लाज्मोडियल माउल्ड का एग्जांपल नहीं है. ये सेल्यूलर माउल्ड है, बाकी ये दोनों के दोनों आपके प्लाज्मोडियल माउल्ड है. तो ये आ गया प्रोटिस्टा किंगडम का नेक्स्ट मेंबर जो आपको बताया मैंने. इससे लास्ट क्लास में हमने प्लांट लाइक प्रोटिस्ट पढ़ लिए थे. ये आ गया आपका स्लाइम माउल्ड दैट इज फंजाई लाइक प्रोटिस्टा कंप्लीट. तो फंजाई लाइक हमने कर लिया. अब हम नेक्स्ट करेंगे एनिमल लाइक प्रोटिस्टा. एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में आपके आते हैं प्रोटोजोआ. एनिमल लाइक प्रोटिस्टा दैट इज प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ का मतलब है, नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, प्रोटोजोआ एज अ नेम रिप्रेजेंट. प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव एंड जोआ मीन्स एनिमल्स. तो प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ एनिमल किंगडम इज नोन एज प्रोटोजोआ. मतलब प्रोटोजोआ को पहले एनिमल किंगडम में प्लेस कर रखा था. मैंने डिस्कस भी कर लिया था आपसे प्रोटिस्टा किंगडम के स्टार्टिंग में कि प्रोटोजोआ को पहले जो है फर्स्ट फाइलम पढ़ाया जाता था एनिमल किंगडम में. अब इसको वहां से एनिमल किंगडम से रिमूव कर दिया क्योंकि यूनिसेल्यूलर होते हैं जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं, इनको एनिमल किंगडम से हटा दिया गया है और इनको प्लेस कर रखा है कहाँ पे, प्रोटिस्टा किंगडम में, बिकॉज ऑफ देयर यूनिसेल्यूलर नेचर. प्रोटोजोआ को हम डिवाइड करते हैं 4 टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर. फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोटोजोआ आर amoeboid which locomote with the help of pseudopodia that is false feet. Second type of protozoa are flagellated which locomote with the help of flagella. Third type of protozoa are ciliophora or ciliata which locomote with the help of cilia. Fourth type of protozoa are sporozoa which do not consist of any locomotory structure but they produce spores in the any one time of their life cycle to transfer or to move from one host to other or to move for movement you can say. अब हम इसमें पहले टाइप के प्रोटोजोआ देखते हैं, अमीबोइड. अमीबोइड प्रोटोजोआ मैंने आपको बताया ये वो प्रोटोजोआ है जिनका लोकोमोशन होगा स्यूडोपोडिया की मदद से. स्यूडोपोडिया इज देयर लोकोमोटरी ऑर्गन और स्ट्रक्चर यू कैन से. स्यूडोपोडिया नाम से इसका मीनिंग निकालते हैं. स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट. तो फॉल्स फीट वाले और फॉल्स जिसे आप कहेंगे फॉल्स लिम्स वाले स्ट्रक्चर जो डेवलप होते हैं उनको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं और ये अमीबोइड के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं. इसमें एक आपका दे रखा है एनसीईआरटी में अमीबा, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. अमीबा प्रोटियस. अमीबा प्रोटियस it is named so because of its irregular shape. Proteus is the name of Greek sea god. उसको हम प्रोटियस बोलते हैं. वहां पे जो ग्रीक में सी गॉड है उनको प्रोटियस नाम दिया जाता है. तो साइंटिस्ट ने इसको प्रोटियस नाम इसीलिए दिया कि जैसे सी जो है उसमें कंटिन्यूस क्योंकि टाइड्स उठती रहती हैं तो उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है सी का.
इसीलिए उसी तरीके से प्रोटियस इसको नाम क्यों दिया है, क्योंकि अमीबा की बॉडी का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इररेगुलर बॉडी होती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्यूडोपोडिया, कंटिन्यूअसली स्यूडोपोडिया बनते रहेंगे, रिमूव होते रहेंगे, किसी अभी की इस एंड में है, कभी दूसरे एंड में बन जाएंगे, और इस कारण से अमीबा का कोई यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं होता है। इनकी बॉडी जो है इररेगुलर शेप होती है। अमीबा प्रोटियस का अगर जब हम हैबिटाट देखें तो ये हमेशा आपको मिलेंगे फ्रेश वाटर फॉर्म्स में। सम मैरीन फॉर्म्स आर ऑल्सो अवेलेबल, बट मोस्ट कॉमन जो हैबिटाट है दैट इज फ्रेश वाटर। बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया, इनकी बॉडी इररेगुलर होती है, तो बोलते हैं बायो में सबसे इजी डायग्राम जो है वो अमीबा है। कुछ भी इररेगुलर बॉडी बना दो, क्लोज कर दो उसको, वो अमीबा बन गया। अमीबा की बॉडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, outer membrane, plasma membrane is not only the outer membrane but it is also the functional unit of amoeba, क्योंकि इसी की मदद से ये एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब ब्रीदिंग भी कर रहा है, और इसी की मदद से ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको अमोनिया की फॉर्म में अपनी बॉडी से बाहर रिलीज आउट कर रहा है। मतलब इसका नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया है, याद रखना। NH3 is the nitrogenous waste and the exchange of oxygen and carbon dioxide also occurs with the help of plasma membrane. इसकी बॉडी का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। बाहर वाला जो क्लियर प्रोटोप्लाज्म होता है उसको हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, अंदर वाला जो प्रोटोप्लाज्म है उसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म आउटर पेरिफेरल जो क्लियर प्रोटोप्लाज्म है, अंदर की तरफ जो इसका प्रोटोप्लाज्म है उसको हम बोलेंगे एंडोप्लाज्म। अब देखिए इरेगुलर बॉडी है तो इसका इंटीरियर पोस्टीरियर कैसे आप डिटरमाइन करें। ये सिंपल है कि अमीबा की बॉडी में सबसे बढ़िया स्यूडोपोडिया जहां बन रहा होगा उसको आप बोलेंगे उसका एंटीरियर एंड, और जहां उसका जो ऑपोजिट एंड होगा उसको हम बोलेंगे इसका पोस्टीरियर एंड। एंडोप्लाज्म में जो मूवमेंट होता है प्रोटोप्लाज्म का, उसकी वजह से इसकी बॉडी में स्यूडोपोडिया की फॉर्मेशन बनती है। कि स्यूडोपोडिया की फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट थ्योरीज हैं, उनमें सॉल्जेल थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इसको डिस्कस नहीं कर रखा इतना डिटेल में, तो हम वहां नहीं जाते। आप ये याद रखिएगा कि एंडोप्लाज्म के डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न से, मूवमेंट से इसमें स्यूडोपोडिया की फॉर्मेशन होती है। अब देखिए ये स्यूडोपोडिया मैंने बताया जहां बेस्ट होगा उसको हम बोलेंगे इसका एंटीरियर एंड, और दूसरा ऑपोजिट हो गया इसका पोस्टीरियर एंड। पोस्टीरियर एंड में आपको जो एंडोप्लाज्म है इसमें कुछ रिजेस एंड ग्रूव्स इस तरीके से दिखाई देते हैं, और इस रिजेस एंड ग्रूव्स को आप बोलते हैं यूरोइड, और इट इज ऑल्सो नोन एज द टेल ऑफ अमीबा। इसको हम टेल ऑफ अमीबा भी बोलते हैं। स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, स्यूडोपोडिया की मदद से क्या क्या करता है। स्यूडोपोडिया की मदद से ये लोकोमोशन करेगा, मतलब चलता है, अपने फूड को कैप्चर करता है, अपना जो किसी भी सरफेस पे एडहेशन करना है इसको, तो भी वो स्यूडोपोडिया की मदद से करेगा। ऑफेंस एंड डिफेंस में भी स्यूडोपोडिया ही इसको हेल्प करता है, मतलब इसका मेन जो स्ट्रक्चर है दैट इज स्यूडोपोडिया। अब इसकी बॉडी में हम देखते हैं अंदर ऑर्गेनील क्या क्या है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है तो लगभग सारे ऑर्गेनील इसमें प्रेजेंट होंगे। जो भी आपने यूकैरियोटिक एनिमल सेल में पढ़े हैं वो लगभग सारे ही ऑर्गेनील इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसकी बॉडी में सेंट्रली पोजिशन एक न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। क्योंकि अमीबा भी, अब एक चीज याद रखिए, क्योंकि अमीबा भी आपको फ्रेश वाटर फॉर्म मिल रही है, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होगा, तो इसमें एंडोस्मोसिस हो सकता है। एंडोस्मोसिस हो रहा है तो इसकी बॉडी भी बर्स्टिंग के लिए सेंसिटिव है। तो उस चीज से बचाने के लिए अमीबा में भी जस्ट लाइक यूग्लिना, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, अमीबा में भी यूग्लिना के जैसे ही एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसका फंक्शन ये है कि एंडोस्मोसिस से जितना भी एक्स्ट्रा वाटर सेल के अंदर एंटर करता जा रहा है उसको सेल से बाहर फेंकने का काम करेगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जनरली बॉडी के एंटीरियर, सेल के एंटीरियर पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अमीबा की बॉडी में सेल के अंदर आपको डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डाइजेशन में आपको फूड वैक्यूल मिलेंगे। फूड वैक्यूल क्योंकि इसका जो न्यूट्रिशन का मोड है मेनली दैट इज फैगोसाइटोसिस। जब भी फैगोसाइटोसिस करता है, फैगोसाइटोसिस का एक पैटर्न देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको फूड मिल रहा है, खाना मिल रहा है इसको, यहाँ पे कोई भी इससे छोटा कोई ऑर्गेनिज्म है जिसको इजीली ये कैप्चर कर सकता है, तो ये क्या करेगा, उसके अगल बगल में अपनी स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन शुरू कर देगा। स्यूडोपोडिया जो इसके बगल बगल में है उनको एनलार्ज करना शुरू कर देता है। दोनों साइड से जो स्यूडोपोडिया अराइज हो रहे होंगे उनको एक दूसरे से मीट करेगा, दोनों साइड के स्यूडोपोडिया आपस में फ्यूज हो जाएंगे, जिसकी वजह से फूड पैक हो जाएगा इनसाइड द फूड वैक्यूल। नाउ डाइजेशन इस फूड वैक्यूल के अंदर चलेगा, इस फूड वैक्यूल के अंदर ही डाइजेशन चलता है।
डाइजेशन होगा, पहले मीडियम एसिडिक होगा, एसिडिक मीडियम में ये प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है, उसके बाद बेसिक मीडियम होगा जिसमें जनरली डाइजेशन करेगा फैट्स का, स्लाइटली एसिडिक मीडियम में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, एंड डाइजेशन करने के बाद जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा सेल के अंदर ही, और जो वेस्ट फूड होता है उसको वैक्यूल की मदद से ईफेगी और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से बाहर फेंक दिया जाता है। ईफेगी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए इस वैक्यूल के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट मटेरियल है, तो ये फूड जो ये वैक्यूल है ये मेम्ब्रेन से जाके जुड़ जाएगा, यहां से मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होगी और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सेल से बाहर रिलीज आउट कर दिया जाएगा। अगर जो बैक्टीरिया का फूड, इसमें हम देख लेते हैं, अगर जो बैक्टीरिया का फूड सॉलिड होता है जो उसने खाया है तो उसको हम फेगोसाइटोसिस बोलेंगे, और अगर जो बैक्टीरिया का फूड लिक्विड होता है तो उसको हम पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। फेगोसाइटोसिस को आप सेल ईटिंग भी बोल सकते हैं, पिनोसाइटोसिस को आप सेल ड्रिंकिंग भी बोल सकते हैं। और ईफेगी जो प्रोसेस है जिसमें सेल से बाहर फूड फेंका जा रहा है उसको आप सेल वोमिटिंग भी बोल सकते हैं। तो ये होता है जिसका ये अमीबा का बेसिक स्ट्रक्चर और इसका फिजियोलॉजी। अमीबा में हम एक चीज देखते हैं कि अमीबा रिप्रोडक्शन किस तरीके से करता है। अमीबा में मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट इज बाइनरी फिजन, but the binary fission of amoeba, because they are eukaryotic cell, therefore binary fission of amoeba is mitotic. Binary fission is the method of asexual reproduction in amoeba and it is mitotic cell division. Mitotic cell division. ये तो ये परफॉर्म करेगा तब जब फेवरेबल कंडीशन होती है और लगभग 30 मिनट के अंदर अंदर इसका डिवीजन जो है कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 30 मिनट के अंदर अंदर एक अमीबा अपने जैसे 2 अमीबा की फॉर्मेशन कर सकता है, 2 डॉटर सेल की फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो इसमें एक दूसरा ही मेथड होता है जिसको हम स्पोरुलेशन और एनसेस्टमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अमीबा की सेल अपना सारा स्यूडोपोडिया विड्रॉ कर लेगी अनफेवरेबल कंडीशन में, स्फेरिकल हो जाएगी, इसके बाहर एक सिस्ट वॉल डेवलप हो जाती है, दिस इज सिस्ट वॉल, ये डेवलप हो जाएगी सिस्ट वॉल के अंदर, क्योंकि यहां अंदर तो फेवरेबल कंडीशन है ना, अनफेवरेबल कंडीशन कहाँ है, बाहर, ठीक है। तो उन्हीं से बचने के लिए इसने सिस्ट वॉल डेवलप कर ली है, इसको हम एनसिस्टमेंट बोल रहे हैं इस प्रोसेस को, डेवलपमेंट ऑफ सिस्ट वॉल को। अब यहाँ अंदर ही अंदर, क्योंकि इसको यहाँ अंदर तो फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, फूड एंड न्यूट्रिशन की पूरी प्रॉपर अवेलेबिलिटी है, सारी कंडीशन इसके लिए बेनिफिशियल है सिस्ट वॉल के अंदर, तो इसकी सेल डिवाइड करेगी अंदर ही अंदर और बहुत सारे छोटे छोटे डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करेगी, इनको हम बोलते हैं डॉटर अमीब्यूल। जब फेवरेबल कंडीशन आती है, डॉटर सेल्स जहां फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये सिस्ट वॉल बर्स्ट होगी और इस सिस्ट वॉल की बर्स्टिंग से यहां से खूब सारे डॉटर अमीब्यूल की फॉर्मेशन होगी, बाहर निकलेंगे खूब सारे डॉटर अमीब्यूल। एवरी डॉटर अमीब्यूल विल फॉर्म अ न्यू सिंगल अमीबा, डॉटर अमीब्यूल, ये सिंगल अमीबा सेपरेट अमीबा की फॉर्मेशन करेगा। दिस इज अमीबा। अमीबा के अलावा यहाँ पे जो हमारा अमीबॉइड फॉर्म है उसमें एक और आप याद रख लेना, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका आपका दे रखा है यहाँ पे, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका अगर जो हम देखें तो it is a causal agent of a disease called amoebiasis or amoebic dysentery. Amoebiasis or amoebic dysentery. इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको, वैसे 12th क्लास में हेल्थ एंड डिजीज में पूरा टॉपिक डिटेल में डिस्कस है। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका क्या करता है, जो भी कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, अगर जो किसी को अमीबाइसिस हो रखा है और उसके फीकल मैटर से कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली जैसे कि उसी गंदे पानी को खाने के लिए यूज कर लिया, खाना बना दिया उससे, ठीक है, या आपने सब्जियां धो दिया, बर्तन धो दिए उसी गंदे पानी से, तो उसके जो सिस्ट होंगे वो उसमें चिपके रहेंगे और खाने के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। इनडायरेक्ट मैं बोल रही हूँ विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स, जैसे कि कॉकरोचेस या इसके अलावा मॉस्किटोस, फ्लाइज वगैरह के पैरों पे वो चिपक के, उनके अपेंडेजेस में चिपक के वो हमारे फूड में बैठते हैं और उसके साथ साथ वो सिस्ट हमारे फूड में आ जाता है। फूड में आने के बाद जब ये सिस्ट हमारे अंदर एंटर करेगा तो ये एक केमिकल सिक्रीट करता है, पॉइजनस केमिकल सिक्रीट करता है, टॉक्सिन भी आप इसको बोल सकते हैं, हिस्टोलाइसिन। हिस्टोलाइसिन क्या करता है, जो ये वाली वॉल होती है, म्यूकोसा जो वॉल होती है उसको डिसॉल्व करना शुरू कर देता है।
इसकी वजह से पर्सन को जो फीकल मैटर रिलीज होगा वो पेनफुल होगा, पेनफुल फीकल मैटर रिलीज होंगे बॉडी से बाहर, और उसके साथ साथ म्यूकस भी रिलीज होता है। ठीक है, वो जो म्यूकस रिलीज होगा धीरे धीरे करके, अगर जो इसका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो म्यूकस के बाद फिर बॉडीज में फीकल मैटर से जो ब्लड है उसका भी रिलीज आउट होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक कॉमन टाइप ऑफ डिसेंट्री याद रखना, जितनी भी डिसेंट्री होती है उनमें लगभग जो कॉमन सिम्टम होता है वो यही होता है कि उनमें फीकल मैटर के साथ साथ म्यूकस भी आता है, और म्यूकस के बाद फिर कुछ टाइम के बाद जो है ब्लीडिंग होने लग जाती है, फीकल मैटर के साथ साथ ब्लड भी आने लग जाता है। उसमें एक अमीबिक डिसेंट्री मैंने आपको बता दी एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के थ्रू। डिसेंट्री जो है बैक्टीरियल भी हो सकती है, शिगेला शिगेई जो है बैक्टीरियल डिसेंट्री कॉज करता है, यहाँ पे एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के थ्रू कॉज होने वाले डिजीज अमीबिक डिसेंट्री, दैट इज अमीबाइसिस। ये है आपके अमीबॉइड प्रोटोजोआ। यहाँ भी ये भी जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है ये भी स्यूडोपोडिया की फॉर्मेशन से मूवमेंट करता है हमारी गट के अंदर, और इसमें केवल एक ही स्यूडोपोडिया डेवलप होता है, मतलब ये मोनोपोडियल है। नेक्स्ट वन देखते हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोआ के बाद नेक्स्ट जो टाइप ऑफ प्रोटोजोआ है वो है आपके फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, जो लोकोमोशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, फ्लैजिला की मदद से लोकोमोशन करने वाले। इसमें हम 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपकी एनसीईआरटी में डिस्कस कर रखा है थोड़ा बहुत इसके बारे में, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी इज अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ विच लोकोमोट विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। इसकी बॉडी का अगर जो हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक सिंगल फ्लैजिला होता है, बॉडी के एंटीरियर एंड से अराइज होगा, इसका पार्शियल पार्ट फ्लैजिला का बॉडी से अटैच होगा, और जो पोस्टीरियर एंड है वो फ्री होता है। जो बॉडी से अटैच फ्लैजिला होगा वो होगा विद द हेल्प ऑफ अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन की मदद से ये बॉडी से फ्लैजिला इसका जुड़ा हुआ रहेगा। बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, बॉडी के बाहर एक पेलिकल लाइनिंग होती है जो इसको हल्का सा आप कहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है इसकी बॉडी को। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी इज अ कॉमन एजेंट टू कॉज द डिजीज दैट इज कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है, और ये डायरेक्टली बॉडी में एंटर नहीं करेगा। अगर जो किसी पर्सन को स्लीपिंग सिकनेस डिजीज हो रखी है तो उसको कोई फ्लाई अगर जो बाइट कर दे, दैट स्पेशल टाइप ऑफ फ्लाई इज कॉल्ड, जो इसकी वेक्टर है दैट इज नोन एज सीसी फ्लाई। TSE टी साइलेंट रहेगा, सीसी फ्लाई हम इसको बोलेंगे, और इसका साइंटिफिक नेम है ग्लोसिना पैल्पैलिस। ग्लोसिना पैल्पैलिस। अगर जो ये फ्लाई किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है और उसकी बॉडी के अंदर ट्रिपैनोसोमा आ जाता है, उसके बाद की किसी नॉर्मल पर्सन को अगर जो बाइट करेगी तो उसके ब्लड में ट्रिपैनोसोमा ट्रांसफर कर देगी। ये ट्रिपैनोसोमा ब्लड के थ्रू सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंच जाएगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को अफेक्ट करेगा, मेनली मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इसके कारण इनिशियली पर्सन को स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे करके वो फेंट होना शुरू होगा, और मे बी पर्सन कोमा में चले जाए और फाइनली उसकी डेथ हो जाए। लेकिन ये डिजीज थ्रू आउट द वर्ल्ड नहीं है, क्योंकि इस डिजीज का कारण जो है वो है वेक्टर सीसी फ्लाई। ये वेक्टर केवल दुनिया में हमें अफ्रीका के कुछ इंटीरियर कंट्रीज में मिलता है, जैसे नाइजीरिया हो गया, कॉन्गो हो गया, केवल इन्हीं में आपको मिलेगा। तो इसीलिए स्लीपिंग सिकनेस डिजीज जो है वो केवल वहीं पे रेस्ट्रिक्टेड है, बाकी दुनिया में और कहीं नहीं होगी। एशिया में, अमेरिका में, दूसरे आपको किसी ऑस्ट्रेलिया में, आपको दूसरे नेशंस में, यूरोप में आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ अफ्रीका के इंटीरियर में कुछ जो कंट्रीज मैंने आपको बता दिया, नाइजीरिया एंड कॉन्गो, वहां पे आपको मिलती है। इस डिजीज को हम कॉमनली गैम्बियन फीवर भी बोल सकते हैं। तो ये आगे बेटा ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी। एक और होता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जिसको हम बोलते हैं लेशमानिया डोनोवेनाए। लेशमानिया डोनोवेनाए, लेशमानिया डोनोवेनाए भी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है, और इसकी बॉडी का जो शेप है वो लगभग ऐसा ही है जैसे ट्रिपैनोसोमा का है। The difference is the absence of undulating membrane and the presence of totally free flagella. Anterior and posterior दोनों एंड से flagella totally free होगा। लेशमानिया डोनोवेनाए जो डिजीज कॉज करता है उसको हम बोलते हैं काला आजार डिजीज, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डमडम फीवर। ये जो डिजीज है इसमें प्राइमरी इंफेक्शन होता है लीवर एंड स्प्लीन में, बाद में बोन मैरो एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स में भी इन्फेक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। अच्छा, काला आजार जो डिजीज है वो भी रेस्ट्रिक्टेड है कुछ एरियाज में, क्योंकि इसका जो वेक्टर, ये भी वेक्टर बोर्न डिजीज है, और वेक्टर की मदद से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होगा। इसका जो वेक्टर है दैट इज सैंड फ्लाई, वेक्टर इज सैंड फ्लाई,
साइंटिफिक नेम इज फ्लीबोटोमॉस। फ्लीबोटोमॉस ये इसका साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम जरूर याद कर लेना एटलीस्ट, जो आपके एनसीईआरटी में अगर जो किसी डिजीज का नाम दे रखा है तो उसका वेक्टर का नाम आपको जरूर याद करना है और आपको उसका जो पैथोजन है वो भी याद करना है। एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में डिस्कस कर रखी है चीजें वो तो आप जरूर याद कर लीजिए। लेशमानिया डोनोवेना के अलावा एक आध चीजें और बता देती हूँ आपको, वैसे एक्स्ट्रा है लेकिन फिर भी आप अगर जो कोई बच्चे याद कर सकते हैं तो बेटर है। ट्रिपेनो ये आ जाएगा ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास ट्राइकोमोनास इट कॉज अ डिजीज वेजिनाइटिस, that is the inflammation or infection of vaginal tract in female, vaginitis disease in human female, ये डिजीज कॉज करता है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा एक और, आप याद रख लीजिए, ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा इज अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है विद द टर्माइट। सिम्बायोसिस विद टर्माइट। टर्माइट की गट में ये सेल्यूलोज का डाइजेशन करेगा। टर्माइट आपको पता है दीमक जो है लकड़ी खाती है, तो वो सेल्यूलोज का डाइजेशन खुद नहीं कर सकता है। उसकी बॉडी के अंदर जो ट्राइकोनिम्फा है वो वहां पे सेल्यूलोज का डाइजेशन उसको परफॉर्म करके दे रहा है। बदले में उसको क्या मिल रहा है? बदले में उसको शेल्टर एंड साथ ही साथ न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है ट्राइकोनिम्फा का एंड टर्माइट का। तो ये हो गए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ कंप्लीट। इसमें नेक्स्ट आपका आता है सिलियोफोरा और सिलिएटा। सिलिएटा अगर जो हम देखें, हम उस ऐसे प्रोटोजोआ को सिलिएटा में रखेंगे जो कि लोकोमोशन परफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिलिया। सिलिएट्स सिलिया की मदद से लोकोमोशन परफॉर्म करने वाले। इसमें आप एक याद रख लेना, पैरामीशियम। पैरामीशियम इट इज ऑल्सो नोन एज स्लीपर एनिमलक्यूल। पैरामीशियम की अगर जो हम बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो पैरामीशियम का बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। स्लीपर लाइक बॉडी होती है। बॉडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक पेलिकल लाइनिंग प्रेजेंट होगी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पेलिकल लाइनिंग प्रेजेंट होती है, जैसे आपने किसमें पढ़ी है? यूग्लिना में। और जैसे आपने पढ़ा है अभी मैंने आपको किसमें बताया? ट्रिपेनोसोमा में। नाउ नेक्स्ट वन इज द कंप्लीट बॉडी सराउंडेड बाय कंसिस्ट ऑफ सीलिया। ईच सीलिया कंसिस्ट ऑफ देयर ओन बेसल बॉडी। ठीक है, हर एक सीलिया सेपरेट अपनी बेसल बॉडी से अराइज होगा। अगर जो आप सीलिया देखें तो इसकी बॉडी का जो पोस्टीरियर एंड होता है वहां पे आपको कॉडल टफ्ट ऑफ सीलिया मिलेगा, यानी कि सीलिया जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लंबे मिलेंगे और डेंसली पॉपुलेटेड आपको सीलिया यहाँ पे मिलेंगे। दिस इज नोन एज कॉडल टफ्ट ऑफ सीलिया and you can also say this is a tail of paramecium. It is a posterior part of paramecium body. This one is a flat part and broad part is the anterior part of paramecium. पैरामीशियम भी आपको एक्वेटिक हैबिटेट में मिलेगा, फ्रेश वाटर फॉर्म होती है, इसलिए पैरामीशियम में भी आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलेंगे। यहाँ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको दो मिलेंगे, एक एंटीरियर एंड पे और दूसरा मिलेगा आपको पोस्टीरियर एंड में। दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल 2 होते हैं। इसकी बॉडी में दो आपको न्यूक्लियस मिलेंगे, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, large size nucleus which is called megakaryon. It is bean shaped and it participate in regulating the metabolic activities. The small size nucleus which is spherical, it participate in carrying the genetic information. It means it is the nucleus which mainly participate in sexual reproduction, transfer from one progeny to one generation to other generation. इसकी बॉडी में आपको और भी कई ऑर्गेनिल मिलेंगे। दूसरे ऑर्गेनिल आपको जो मेनली मैं बता रही हूँ वो है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डाइजेशन में आपको यहाँ पे फूड वैक्यूल इसमें दिख जाएगा। देखिए इसका डाइजेशन, इसका न्यूट्रिशन का मोड क्या है, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन जिसे आप कह रहे हैं। जब इसकी बॉडी के आसपास इसको कोई फूड पार्टिकल दिखता है तो ये अपने इस स्ट्रक्चर वेस्टिब्यूल स्ट्रक्चर को बोलेंगे। इस वेस्टिब्यूल के पास के जितने भी सीलिया हैं इनको रोटेट करना स्टार्ट करेगा। रोटेट करने की वजह से यहाँ पे एक पानी का वाटर करंट, लोकल वाटर करंट मेंटेन हो जाएगी। अब जैसे पानी का बवंडर होता है तो वो जहां भी उसको डीप ग्रूव मिलेगा वो वहीं जाएगा। तो पानी के साथ साथ यहाँ जो फूड पार्टिकल होगा ये इसके वेस्टिब्यूल के थ्रू अंदर आ जाएगा, साइटोस्टोम से अंदर एंटर करेगा। लेकिन पानी के साथ साथ कुछ और चीजें भी एंटर कर सकती हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको सीलिया जैसे ब्रश मिलेंगे,
वो क्या करेंगे, जो लार्ज साइज पार्टिकल है उनको वहीं छोड़ देते हैं और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को एंट्री प्रोवाइड करेंगे। इसलिए हम कहते हैं पैरामीशियम जो है वो सिलियरी फिल्टर फीडर है। यहाँ जब एंटर होता है फूड वैक्यूल के अंदर फूड, तो ये फूड वैक्यूल जो है फूड का डाइजेशन करेगा और इसके साथ साथ जैसे मैंने डाइजेशन अमीबा में बताया वैसे ही एसिडिक देन बेसिक, फूड वैक्यूल में डाइजेशन करने के साथ साथ आपको यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट भी देखने के लिए मिलेगा जिसको हम साइक्लोसिस बोलते हैं। साइक्लोसिस इज द रोटेटरी मूवमेंट और स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज एक्टिव प्रोसेस, जिसमें ये प्रोसेस हम कहते हैं अमीबा में इसीलिए किया जाता है ताकि पूरी बॉडी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड हो सके। जब फूड डाइजेस्ट हो चुका वेस्ट मटेरियल अगर जो है तो वो इसकी बॉडी में टेम्पररी एनस जो बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में बनता है उसके थ्रू बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। इट इज कॉल्ड साइटोपाइप। बाकी पैरामीशियम भी जो रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन है वो है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, कॉन्जुगेशन वगैरह कुछ मेथड्स हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अच्छा, बाइनरी फिजन को हम क्लासिफाई किस बेसिस पे करते हैं, हम कहते हैं कि जहां से प्लेन ऑफ साइटोकाइनेसिस होगा उस बेसिस पे हम बाइनरी फिजन को क्लासिफाई करेंगे। तो इसमें प्लेन ऑफ साइटोकाइनेसिस होता है ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनली प्लेन ऑफ साइटोकाइनेसिस। एंड अगर जो हम अमीबा की बात करें तो इररेगुलर बाइनरी फिजन, मतलब इररेगुलर प्लेन ऑफ साइटोकाइनेसिस, कहीं से भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका सीलियोफोरा भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम स्पोरोजोआ और उसके आगे फंजाई किंगडम को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।